हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2024 के पीवाईक्यू को करने वाले हैं। इससे पहले आपके बाकी सभी सब्जेक्ट के 2023 और 24 के पीवाईक्यू हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसका भी लिंक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को और समझते हैं किस प्रकार का प्रश्न आपके फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा। यह एक तरीके से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का हार्ट मान सकते हैं, कहे तो दिल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, बोले तो बहुत सारे सब्जेक्ट का ये क्या कह सकते हैं ना, बहुत सारे चैप्टर का मिश्रण करके बनाया गया है ताकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखिए, आपका एमसीक्यू है। टाइम आपका सेम रहने वाला है एंड नंबर आपका 70 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 10 एमसीक्यू रहेंगे, 20 नंबर आपको इसमें भी मिलेगा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है दी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज। कहने का मतलब है ऊर्जा और कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा क्या है, किसी भी काम करने की शक्ति को बताता है। इसे हम लोग किसमें लिखते हैं, तो इसका भी एसआई यूनिट हमारा क्या हो जाता है, इसका एसआई यूनिट हमारा दोस्तों जूल हो जाता है। जूल क्या है, जूल हमारा एनर्जी, और वर्क का भी ऐसा यूनिट है। वर्क क्या है, तो देखिए कोई भी काम हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के द्वारा करते हैं। एनर्जी लगाते हैं, उसके बाद एनर्जी क्या होता है, हमारा फोर्स में रूपांतरित होता है, तो वही हमारा वर्क हो जाता है ना। यानी ऊर्जा और आपकी कार्य की जो एसआई इकाई है वो हमारी जूल देखने को मिलती है, यानी जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एमसीक्यू आपका एसआई यूनिट से आएगा ही आएगा, तो इससे आप अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड एक और चीज़ बात है, यदि आपने फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स एंड अप्लाइड फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ दोनों में यूनिट एंड डायमेंशन से एमसीक्यू रहते ही रहते हैं, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। यूनिट आपको क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ का यूनिट जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी में देखिए आपसे क्या बोला गया, हीट फ्रॉम सन कम्स टू द अर्थ बाई। कहने का मतलब है सूर्य से गर्मी पृथ्वी पर डैश द्वारा आती है। आसमान में हमारा सन है। बहुत काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये मिक्स टाइप का, इसमें हार्ड चैप्टर भी है, ईजी चैप्टर भी है। और ये रही हमारी धरती, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे सन की लाइट आती है, गर्मी आती है, वो कैसे आती है। तो आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से पता हो कि हमारे पास कितने प्रोसेस है। तो एक हमारा हो जाता है कंडक्शन, क्या है देखिए, ये हमारा कंडक्शन है। दूसरा हमारा कन्वेंशन है और तीसरा हमारा क्या है, रेडिएशन है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यदि हम लोग बात करें कंडक्शन की, तो कंडक्शन में क्या होता है, हमारा फिजिकल टच की जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लोहे की रड है, इसे आप यहाँ से आप हीट करेंगे, यहाँ से आप आग लगाएंगे, तो धीरे धीरे इसके आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे, ये हीट होगा, ये इसको हीट देगा, ये इसको हीट देगा, धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखे होंगे आप, यदि मान लीजिए खाना भरा है तो छुनली अगर आपका गैस के साइड रहे या फिर कोई भी चीज़ आपका इक्विपमेंट गैस के साइड है, तो आप उसे टच करेंगे तो आपको हाथ में भी जलन महसूस होती है। तो किसके कारण हो रही है, तो वहाँ पे हमारा कंडक्शन के कारण हो रहा है। ठीक है। सेकेंड आती है हमारा कन्वेंशन। कन्वेंशन में दोस्तों क्या होता है, तो ये हमारा किसके लिए आता है, तो ये हमारा फ्लूइड के लिए आता है। फ्लूइड बोले तो फ्लूइड में हमारा लिक्विड प्लस गैस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ठंडे के दिनों में पानी गर्म करें, तो पानी गर्म करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे की पानी है ये गर्म होती है एंड ये मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर चले जाते हैं, फिर ठंडा मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाता है, वो गर्म हो के ऊपर जाते हैं। तो ये क्या रहता है, अपना स्थान को रूपांतरित करते हुए इसमें हमारा कन्वेंशन होता है। अब लास्ट जो इस प्रश्न का आंसर है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है भैया, बोलेगा हमको टच करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ हैं, हम वहीं तक पहुँच जाएंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक। कैसे चलता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हो जाता है एंड जिसका कोई भी माध्यम, बोले तो कोई इसके मीडियम की हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं, बिना मीडियम के यह यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा रेडिएशन हो जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में विकिरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं, सॉरी दोस्तों, इसे हम लोग विकिरण कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। अब जल्दी से बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, बोले तो क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपको क्लियरली विजुअल होगा। यदि किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का यदि आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। कहीं भी आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका पहला एग्जाम है तो काफ़ी अच्छे तरीके से जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो कह रहा है पहला आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, दी हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम अकर्स आफ्टर। वेपर कंप्रेशन सिस्टम, यह जब आपने रेफ्रिजरेशन पढ़ा होगा चैप्टर, देन वहाँ पे आपको बताया गया कि रेफ्रिजरेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, इवापोरेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये चीज़ आपने वहाँ सीखा। अब आप बताइए, जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, ये हमारा VCS सिस्टम जो है, या फिर VCR कह सकते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब आएगा।
तो आप सिंपल सा चीज़ समझिए, हम आपको एकदम ज़ोर से दबा देंगे तो पता चलेगा ना, एकदम ज़ोर से मान लीजिए आपका हम फेस को दबा देंगे तो आप थोड़ा गर्मी टाइप का महसूस कीजिए ना, तो उसी से इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा। तो ऑप्शन में देखिए कि जगह लेकर कंप्रेशन, यानी उसको संपीड़न करेंगे, दबाएंगे, यानी जितना ज़्यादा कंप्रेशन होगा उसी के बाद आपका क्या होगा, टेम्परेचर होगा इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। बाकी प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है कमेंट कीजिएगा। वन शॉट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैप्टर का नाम दे दीजिएगा, वन शॉट वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे यदि आपकी डाउट होती है उस चैप्टर रिगार्डिंग। तो फिर ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी में देखिए क्या बोला गया। इन अ डीजल साइकिल हीट रिजेक्टेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। डीजल साइकिल में हीट रिजेक्टेड करता है कांस्टेंट किस चीज़ पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एंड एसएससी जेई की यदि हम बात करें तो एसएससी जेई में या फिर आरआरबी आपका जो जेई होता है उसमें बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा डीजल साइकिल है उसमें हीट रिजेक्शन हमारा किस चीज़ पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है या फिर हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो देखिए हमारा हीट रिजेक्ट करना है, तो हीट रिजेक्ट करना है यानी हीट खत्म हो रहा है, तो क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो जी नहीं भैया, यह तो नहीं हो। अब बात आती है प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वॉल्यूम। अब हम लोग जरा समझते हैं वॉल्यूम ही हमारा करेक्ट आंसर कैसे होगा, कि आखिरकार जो हमारा हीट रिजेक्शन होता है वो हमारा कांस्टेंट हमारा वॉल्यूम पे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि मान लीजिए आपके पास मैं यहाँ पे एक इंजन का डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग डायग्राम बनाना जरूर देखे होंगे। यह मान लीजिए आपका इंजन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसका पिस्टन ऐसे रहता है, जैसे ही इसमें स्पार्क लगता है, आग जलता है, तो ये पिस्टन हमारा नीचे की ओर जाता है। और यहाँ पे दिखाया होगा आपको एक एग्जॉस्ट रहता है, धुआं रहता है, एक में क्या रहता है ना, इधर से फ्यूल जाता है, ठीक है, एंड इधर से फ्यूल, इसमें आग लगता है, बर्न होता है, जिससे पावर मिलता है, एंड इधर हमारा क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ रहता है, चक्का घूमता है, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है। अब आप इमेजिन कीजिए इसमें आग जला, ठीक है, अब आग जलने के बाद यहाँ क्या हुआ, पूरा गर्म हो गया, बर्न हो गया। जैसे ही बर्न होगा तो ये हमारा नीचे तक आ गया, ठीक है, ये हमारा पूरा एकदम बॉटम तक जा चुका है। अब पूरा आग जला है तो ये क्या है, अंदर एकदम हीट है, इसका प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा है। एंड बाहर हमारा क्या, बाहर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड यहाँ पे हमारा अंदर का प्रेशर है, जो अंदर का गैस है वो बर्न गैस है, जला हुआ गैस है, ठीक है। तो यह गैस का प्रेशर क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा। जैसे ही आग जलता है यह पिस्टन हमारा नीचे जाता है, ये जैसे ही नीचे जाता है ये एग्जॉस्ट वाल्व जो रहता है हमारा वो ओपन हो जाता है। अब मान लीजिए ये हमारा ओपन है, ठीक ना, तो जैसे ही ओपन है तो इसका तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसे हाई प्रेशर में, तो ये फट से ये जला हुआ गैस फट से ऊपर की ओर निकल जाएगा। एंड इसमें फ्रेश चार्ज क्या रहेगा ना, मतलब इसमें जला हुआ चीज़ है तो ये फट से प्रेशर के कारण ये निकल जाएगा ना। तो इसमें क्या रहा, वॉल्यूम में कोई भी चेंजेज आया, वॉल्यूम मतलब ये जो चीज़ था इसके क्षेत्रफल में कोई भी चेंजेज आपको देखने को मिला क्या, ये तो टीडीसी का यहीं के यहीं रह गया, ये यहीं का यहीं रह गया, एंड सिर्फ ही यहाँ पे गया ऑटोमेटिक खुल गया, यानी वॉल्यूम में बिना चेंज की हमारा हीट जो है रिजेक्ट हो जा रहा है। यानी करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। प्रेशर को आप टिक नहीं मारेंगे एंड टेम्परेचर को टिक नहीं मारेंगे। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर डाल देते हैं, हीट रिजेक्ट करना है तो हीट किससे आता है, टेम्परेचर से, जो कि इसका गलत आंसर। और ये एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई का बहुत बार बार पूछा हुआ प्रश्न, आप यदि पीवाईक्यू देखेंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए आपसे क्या पूछा गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है स्टील इज मोर ब्रिटल दैन कास्ट आयरन। तो क्या है यह आंसर हमारा, मतलब बोले तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है या फिर गलत है, सॉरी। तो स्टील जो है हमारा इज मोर ब्रिटल दैन कास्ट आयरन, तो यह बिल्कुल गलत है। जो हमारा कास्ट आयरन है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। देखिए कास्ट आयरन की बात करें तो ये क्या करें ना, कास्ट आयरन हमारा होता तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट, यार ये होता हमारा क्या है, ये हमारा होता दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट इसमें क्या है ना, इसकी जो हमारी क्या है ना, ये जो हम अगर बात करें ब्रिटल नेचर की, तो ब्रिटल नेचर इसका क्या है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा ब्रिटल नेचर है, ये तुरंत हमारा टूट जाएगा, यानी ब्रिटल होता है। लेकिन यदि हम लोग स्टील की बात करें तो स्टील हमारा क्या होता है, हाईली डक्टाइल होता है, उसे खींच के आप मार सकते हैं, बट वो हमारा ब्रिटल नहीं होता। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या बोल दिया कि स्टील ब्रिटल है, तो ना भैया, स्टील ब्रिटल हमारा नहीं है। हमारा जो कास्ट आयरन है मजबूत होता है, लेकिन वो हमारा क्या होता है, वंगूर होता है, टूट जाता है। वो डक्टिलिटी ज़्यादा उसमें नहीं होता है, इसकी डक्टिलिटी बहुत कम होती है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि किसका डक्टिलिटी ज़्यादा है, स्टील का या फिर कास्ट आयरन का। यह चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जस्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोला है, टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कहने का मतलब है समय पर निर्भर अस्थायी विकृति को डैश कहा जाता है। अब मान लीजिए आपके पास एक घर का बीम है, ठीक है, यह बहुत पुराना दादा परदादा के ज़माना का घर बनाया हुआ था, उसका बीम है, ठीक है।
आप देखे होंगे समय दर समय क्या होता है, इसमें धीरे धीरे क्रैक्स आने लगते हैं। ये क्रैक्स क्यों आ रहा है? तो देखिए, एक तो क्या चीज़ है ना, ये बहुत समय से बना हो, इस पर कुछ ना कुछ तो भैया लोड लग रहा है। तो ये जो टाइम के साथ इस पर लोड लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, तो धीरे धीरे इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है। एंड इस डिफॉर्मेशन की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस डिफॉर्मेशन की घटना को हम लोग क्रीप के नाम से जानते हैं, एंड इसे हम लोग क्रीप बोलते हैं। 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, 4 नंबर में नहीं, 6 नंबर में पूछा जाएगा कि डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। क्रीप को डिफाइन कीजिए, फटीग को डिफाइन कीजिए, ब्रिटलनेस, या फिर और भी किसी भी चीज़ को डिफाइन कीजिए। अब आप क्रीप तो समझ गए क्या होता है। क्रीप आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आपका फटीग, फटीग क्या है जरा आप वो भी सोच लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए यही आपका बीम है, ठीक ना, मान लीजिए ये आपका बीम है। अब आप क्या करते हैं, एक मशीन लगा दिए, इधर से हैमरिंग करता है डेली, क्या है ना, 12 घंटा बाद यहाँ पे एक हैमर मारता है, फिर अगला 12 घंटा बाद मारता है। कहने का मतलब क्या, साइक्लिक लोड लग रहा है, 1 घंटे बाद या फिर 12 घंटे के बाद उतना ही रिपीटेड लोड लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, साइक्लिक वे में। तो साइक्लिक जब लोड लगता है वो हमारी क्या होती है, तो साइक्लिक लोड को ही हम लोग, साइक्लिक लोड लगने के कारण किसी भी मटेरियल में कोई भी डिफॉर्मेशन आता है, देन हम लोग उसे क्या कहते हैं, देन उसे हम लोग फटीग के नाम से जानते हैं। क्रीप क्या है, जब मतलब एकदम लॉन्ग टर्म तक वही लोड लगा रह जाए, मतलब क्या रहे, लॉन्ग टर्म पे किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगते रहे, उसके कारण जो स्लो डिफॉर्मेशन आता है वो क्या रहता है। आप घर देखिएगा पुराना पुरखों के, उसमें धीरे धीरे क्रैक्स आता है, तो वो स्लो डिफॉर्मेशन आता है हमारा क्रीप। तो उसके कारण जो हमारे डिफॉर्मेशन होती है उसे हम लोग क्रीप के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी में आपसे बोला गया, डैश मशीन इज नोन एज द मदर ऑफ मशीन। मतलब डैश मशीन को मशीन की जननी के नाम से जाना जाता है। लेथ है, मिलिंग है, ड्रिलिंग है। तो लेथ मशीन जो है इसे हम लोग मदर ऑफ मशीन के नाम से जानते हैं। अब लेथ मशीन को मदर ऑफ मशीन ही आपको क्यों बोला गया? लेथ मशीन आप लोग यूज जरूर किए होंगे, यूज कीजिएगा। अच्छी मशीन है, नॉलेज प्रैक्टिकली होना ज़्यादा बेटर होता है। थ्योरी आप पढ़ते हैं अच्छी बात है। तो लेथ में क्या है ना दोस्तों, बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बोले तो लाइक आपका टर्निंग हो गया, आपका फेसिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया। ये थ्रेडिंग क्या है, मिलिंग क्या है, फेसिंग क्या है, ग्रूविंग क्या है, इन सब चीज़ को सीखिए दोस्तों। नहीं पता है तो आप गूगल करेंगे ना, तो टर्निंग क्या है तो उसमें बता देगा। थ्रेडिंग क्या है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा एसएससी जेईई में पूछा जाता है, नट बोल्ट पे जो हम लोग ऐसे मार्किंग करते हैं, चूड़ीदार करते हैं, वो कौन से लेथ के ऑपरेशन से होता है, ये चीज़ आपका पूछा जाएगा, तो वो थ्रेडिंग से होता है। तो इन सब चीज़ को आपको पता रहना चाहिए। ग्रूविंग क्या होता है, एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह चीज़ क्या है ना, अभी जब नया सिलेबस है देन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया, अदरवाइज यह चीज़ आपको थर्ड सेमेस्टर में सीखने को मिलता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको सीखने को मिला, तो सीखिए प्रैक्टिकली, क्योंकि आप लोग करते होंगे, लेथ मशीन आपको चलाने दिया ही जाता होगा, ठीक है। तो समझा जरूर कीजिएगा प्रश्नों को, एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिकली नॉलेज को भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच में आपसे बोला गया, डैश फॉर्म ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर कास्टिंग। मेटल का कौन सा फॉर्म हम लोग यूज करते हैं कास्टिंग के लिए? तो मेटल का देखिए, जो हम लोग फॉर्म यूज करते हैं जनरली, हम लोग क्या करते हैं, तो लिक्विड क्या करते हैं ना, यदि हम लोग को कोई चीज़ आपको बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म का जनरली हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें गियर बनाना है, तो मेटल को पिघला दिए एंड देन हम लोग उसको क्या करते हैं, एक साँचा में ढाल देते हैं। देन हमारा उस तरीके का मोल्ड कैविटी रहता है, ये जो रहता है मोल्ड कैविटी बना रहता है, उसमें डाल देते हैं मोल्टेन मेटल। देन हमारा मतलब वो साँचा बन के, मेटल पीस हमारा बन के बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आई में देखिए क्या कहा गया। आई नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, डैश इन डैश गियर ट्रेन इज द फर्स्ट एंड लास्ट गियर लाइज ऑन द सेम एक्सिस। मतलब गियर ट्रेन, आपको गियर के बारे में समझाया होगा। गियर के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छा समझो कि गाड़ी में एक गियर लगाने से क्या चेंजेस आता है, 2 गियर लगाने से क्या चेंजेस आता है, गियर नंबर 3 लगाने से क्या होता है, 4 नंबर लगाने से क्या होता है, रिवर्स गियर में क्या होता है। इसका आपको डायग्राम काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से बना के दिखाया होगा। तो आप ध्यान दिए होंगे, जब हमारा फर्स्ट एंड लास्ट गियर जो हमारा एक एक्सिस में आता है, बोले तो एक रहता है, और ये हमारा 2 रहता है, ये 3 रहता है, ये 4 रहता है। कुछ इस टाइप से आपको अरेंजमेंट में आपको ड्राइंग ग्रुप में से शेयर करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो अब हमारा क्या रहता है ना, 1 और 4 जब एक लाइन में रहता है, वो कौन सा सिचुएशन में रहता है, तो हमारा रिवर्टेड गियर, मतलब उसका रिवर्टेड गियर वाले सिचुएशन में ही हमारा गियर नंबर 1 एंड गियर नंबर लास्ट वाला गियर है, जो लास्ट गियर है, वो एक दूसरे के साथ सेम एक्सिस में अलाइन रहता है। तो गियर ट्रेन से आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो उसे आप लोग अच्छा से क्लियर जरूर कीजिएगा। एंड गियर ट्रेन आपके फ्यूचर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब
मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड आप एग्ज़ाम देंगे PSU कंपनी का, देन वहाँ पे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं गियर ट्रेन से, ठीक है। बाकी SSC JEE RRB JEE के लिए वो वेपर वाला मैं बताया थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड, उसमें ज़्यादा रहता है। बाकी PSU में इससे गियर ट्रेन से भी क्वेश्चन रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जी की। क्वेश्चन नंबर जी हमारा बोला है वी वेल्ट आर यूजुअली यूज फॉर। हम लोग वी वेल्ट का उपयोग क्यों करते हैं? तो वेल्ट का उपयोग हम लोग जनरली पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। अब पावर ट्रांसमिशन में बात आती है हम लोग किस टाइप के पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, किस टाइप के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव मतलब लंबी दूरी के लिए, शॉर्ट दूरी के लिए, या फिर मीडियम दूरी के लिए। तो वी वेल्ट का जनरली उपयोग हम लोग मीडियम रेंज के लिए करते हैं। एंड ये हमारा क्या रहता है, इसको हम लोग यूज करते हैं, मतलब बोले तो क्या है ना कि इसको मीडियम बेल्ट हम लोग यूज करते हैं वी बेल्ट में। तो क्या करता है कि ये हमारा मीडियम ड्राइव, मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं, तो हमारा मीडियम ड्राइव के लिए उपयोग करते हैं। अब बात आती है एक वी बेल्ट होता है, एक फ्लैट बेल्ट होता है। तो फ्लैट बेल्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? यदि आपका ड्राइव लॉन्ग रहे, लंबी डिस्टेंस का रहे, लॉन्ग ड्राइव रहे, तब हम लोग कौन सा बेल्ट यूज करेंगे? तब हम लोग फ्लैट बेल्ट का उपयोग करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड वन मोर चीज़, एक क्वेश्चन जो SSC JEE और RRB JEE में आता है कि चेन का हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब हम लोग बेल्ट से पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं तो गाड़ी में, साइकिल में हम लोग चैन क्यों दिए? तो चैन का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हेवी ड्राइव कर सके, मतलब क्या करें ना, हेवी पावर को ट्रांसमिशन कर सकते हैं, हेवी ड्यूटी के लिए अप्लाई हो, देन हम लोग चैन गियर का उपयोग करते हैं। वी बेल्ट का हम लोग मीडियम रेंज के लिए एंड लॉन्ग रेंज के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो फ्लैट बेल्ट का उपयोग करते हैं। आई होप आपको MCQ काफ़ी अच्छे से क्लियर रहे हुए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट आता है देन आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। यदि आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का ओनली आंसर चाहते हैं वो भी बताएं, या फिर वीडियो में जैसे मैंने अभी एक एक प्रश्न को डिस्कस किया इस तरीके के डिस्कशन करके चाहते हैं देन वो भी हम लोग जरूर करेंगे। बस आपकी कमेंट आने भर की देरी है। यह सेशन कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड साथ ही साथ आप यह भी बताएंगे कि आप कौन से कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोला कि आपको डिफाइन करने का पूछेगा, तो देखिए आपसे पूछा डक्टिलिटी क्या है, फटीग क्या है, हार्डनेस क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, तो यह आपसे पूछता है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स को याद जरूर रखिएगा। एंड इसको आप यकीन मानिए यह फिर बार इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। हुक्स लॉ एकदम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी PYQ देखेंगे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है ना दोस्तों, वह प्रीवियस ईयर से लिया रहता है। आपका मोर देन 75% आपका PYQ ही रहा है। आप क्वेश्चन उठा के देखिए भाई, सिलेबस और यूनिट 5 ही है, 6 ही है, ठीक ना। तो कहाँ से नया नया क्वेश्चन आएगा? मेन टॉपिक ही एग्जाम में दे दिया जाता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मोस्टली आपका रिपीट होना ही होना है, फिक्स है। यदि आप PYQ करते हैं ना, आप आराम से 8 CGPA 9 CGPA लेके आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कुछ वीक ही कर लेते हैं तो आप इजीली ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार का भी आपका डाउट रह गया होगा इस चैप्टर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।